तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इससे पहले इसका क्लास 11 का चैप्टर 4 का पार्ट 1 जो है क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग जो बाकी छूटा हुआ था चैप्टर 4 का उनको हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देख लिया। देख सकते हैं फ्रांस के एक नगर है। उसके बाद 15वीं सदी में वेनिस में डोगे का महल, डोगे एक अधिकारी थे जो उनका महल है आवास, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया अच्छी तरह से। काल पीरियड को देख लिया। काल पीरियड में कालक्रम में हम लोग अफ्रीका, यूरोप क्या क्या खोजे हुई, एशिया में क्या खोजी हुई, दक्षिण एशिया में क्या क्या देखें, अमेरिका में क्या देखें, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में हम लोगों ने क्या देखें। 3 वर्ग स्टार्ट किए। फिर आगे चलकर हम लोगों ने सामंतवाद का परिचय दिया। जो सामंतवाद जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। इसका ही अर्थ होता है क्या? तो इसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। इनको हम लोगों ने देख लिया। गॉल क्या था? गॉल जो फ्रांस के नाम पड़ा, इन्हीं के नाम पे। इन सब को हम लोगों ने देख लिया। फ्रांस और इनके बारे में देख लिया। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास क्या था, उन सब को हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे 3 वर्ग, यानी क्या देखेंगे? 3 वर्ग को देखेंगे। क्या क्या है 3 वर्ग, इनको देखेंगे। जैसे पादरी हो गया, आपको ईसाई धर्मगुरु वगैरह जितने होते हैं उनको देखेंगे। अभिजात होते हैं जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारी ज़मीनें होती है, सेना भी बनाने का क्षमता होती है, उनको देखेंगे। थर्ड में देखेंगे कृषक, जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, उनकी जीवन यापन कैसी होती है, उन सबको अब आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद चौथे वर्ग को भी देखेंगे। फिर हम लोग जो है भिक्षुक क्या है उनको देखेंगे। नाइक किसे कहते हैं उनको देखेंगे। पोप क्या है, पोप कहाँ रहते हैं, इन सब को देखेंगे। बिशप किसे कहते हैं, तो बिशप किस वर्ग में आते हैं, इन सब को आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3 वर्ग जो चैप्टर 4 का हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का चल रहा है, उनको देखते हैं। फ्रांसीसी पादरी, इस अवधारणा में पादरी कौन होते थे? पादरी जो होते थे पहले वर्ग में आते थे। इन 3 वर्ग में जो प्रचारक होते थे, ईसाई धर्म गुरु, ये सब होते हैं। ठीक है। अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक का मेंबर होता है। एक विषय बिशप ने कहा, बिशप क्या होता है? बिशप पादरी से ऊपर वर्ग होते हैं। पादरी जो होते हैं ईसाई, उनसे ऊपर वर्ग के जो कुल के लोग होते हैं, धर्म होते हैं, उनको हम लोग बिशप कहते हैं। यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं, शेष जो बचते हैं अन्य कार्य करते हैं। इस तरह हम समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग, पहला है पादरी, इसके अंतर्गत प्रचारक, ईसाई धर्म गुरु, ये सब आते हैं। अभिजात दूसरे नंबर पे है, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है और बहुत सारी ज़मीनें होते हैं और वो खुद के न्यायालय भी बना सकते हैं। थर्ड में देखेंगे कृषक वर्ग से बना। कृषक होते हैं किसान, मजदूर, छोटे छोटे होते हैं जो, उनको देखेंगे। ठीक है। आबे शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है, जिसका अर्थ पिता है। एबी, एबत या एबेस से पर संचालित होता है। इनको नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12वीं सदी में बिंगेन के आबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशु, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अष्टबल होते हैं जहाँ रखा जाता है घोड़े का, बांध के रखा जाता है। गाय का गौशाला होता है तो उसी के लिए घोड़े का क्या होता है? अष्टबल। ठीक, रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्यों में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह न करे। ईश्वर को अपने रेवर में अंतर रखता है, चाहे वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर, अर्थ पर। इसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। ठीक है। दूसरा वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं? अभिजात वर्ग। ये काफ़ी अमीर होते हैं। ठीक है। इनके पास इतनी संपत्तियां होती है कि ये समझ लीजिए कितनी पावर में होते हैं। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके कंट्रोल के कारण था। यह वेस्लेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से काफ़ी जुड़ाव था, प्रेम था। एक प्रथा के कारण था जिसे वेस्लेज कहते थे, और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें फ्रैंक लोग भी थे में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग
अभिजात वर्ग जो लॉर्ड वगैरह बड़े होते थे राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मानते थे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का बोले तो सीनियर यानी सीनियर मान लेता था, और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। वो लोग एक वचनबद्ध होते थे, जो बोलते थे वो करके दिखाते थे, जो वचन देते थे वो करते थे। सेन्योर या लॉर्ड, लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला जिसका अर्थ था रोटी देने वाला। ठीक है, रोटी देने वाला यानी दास की रक्षा करता था। दास जो होते थे, जो दास होते थे उनकी रक्षा करते थे, बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबिल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डाला दिया जाता था। मिट्टी का डाला जो होते थे दिया जाता था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उनका अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण रूप से कंट्रोल था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, सेना की जो पावर होती थी उनको बढ़ा सकते थे, बड़ी संख्या में सेनाओं को भर्ती कर सकते थे, इतनी क्षमता थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, देख सकते हैं, और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, इतनी पावर में थी। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्रों में स्वामी थे यानी लॉर्ड थे, जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत और चरागाह, बहुत बड़े बड़े चरागाह होते थे, स्टेपी वगैरह, इन सब के आधार पे उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनके घर मैनर कहलाता था। उनके घर जो होते थे जिसमें खेतें होती थी, सेनाएँ होती थी देख रेख के लिए, बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, बहुत सारे पशु पक्षी होते थे। इस तरह से उनका घर को क्या कहा जाता था? मैनर। ठीक है, उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी। कृषक जो किसान होते थे, मजदूर होते, उनके द्वारा भूमि को जोता जाता था, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था। अगर वो कृषक जो होते थे उनकी काम भी करते थे, खेत भी जोतते थे, उसके बाद जो समय आवश्यक पड़ती थी अभिजात वर्ग को, तो पैदल सेना के रूप में भी उनको काम लिया जाता था, और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। देख सकते हैं, ये है कृषक लोग। ठीक है, मैनर की जागीर क्या है? मैनर की जागीर, लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था, वह गाँवों पर कंट्रोल रखता था। कुछ लॉर्ड सामंत जो होते थे अनेक गाँव के मालिक भी होते थे, यानी बहुत सारे गाँव। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे, देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे। लोहार जो होते थे वो सेना के काम के लिए हथियार या खेती के लिए औजारों का मरम्मत करने का काम करते थे। लोहार और बढ़ई उनके अंदर रहते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे, देख सकते हैं। औरतें वस्त्र काटती थी, बुनती थी, और छोटे छोटे बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में काज करते थे, मदिरा वगैरह जो होते हैं। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन भी होते थे, समझ जाइए। वो जागीर जो होते थे बड़े बड़े अभिजात वर्ग के, उनमें जो है कुछ क्षेत्रों में वन भी होते थे, यानी बहुत सारी इतनी घनी वन होती थी कि खेती करना भी कभी कभी दुर्लभ हो जाती थी। जहाँ लॉर्ड शिकार भी करते थे, इतनी सारी जानवरें होते थे। उनके यहाँ बड़े बड़े चरागाह होते थे, उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहाँ पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी होता था। ठीक है, किला। 13वीं सदी के इंग्लैंड के मैनर की एक जागीर को देखिए कितनी एरिया में है। इसका हम लोग एलिवेशन के तहत देख सकते हैं, टॉप व्यू के तहत देख सकते हैं। ये आप लोग सड़क मार्ग है, उसके बाद सार्वजनिक चरागाह, इतनी लंबी होती थी सड़क। फिर है आप लोग देख सकते हैं बीज बोने के लिए, खेत वगैरह के लिए, पतझड़ का मौसम, तालाब, सब कुछ को जिस एलिवेशन के थ्रू दिखाया गया है आप लोग देख सकते हैं मैप में। ठीक, आगे देखते हैं। 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा
बनाया जाने लगा, जिससे वे नाइट क्या होते हैं? नाइट एक सैनिक होते थे, ठीक है? नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी। इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीति, प्रशासन और सैनिक शक्ति के सैन्य बल के केंद्रों के रूप में हुआ था। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। वे आत्मनिर्भर नहीं होते थे, यानी दूसरे पे निर्भर होते थे। जाके वो जो है उनके काम वर्क करते थे, उनके बदले में कुछ दिया जाता था, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट जो है आटा उटा पीसने और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सम्मान, वाद्य यंत्र, संगीत वगैरह और आभूषण खरीदना चाहते थे, जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे। यानी कुछ जहाँ वो उपलब्ध नहीं थे, जो चीज़ नहीं मिलते थे उस एरिया में, वो चीज़ वो उनका शौक था लेने का, ठीक है? दूर से भी मंगाते थे। ऐसी चीज़ों को उन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त भी करना पड़ता था। देख सकते हैं। नाइट को देखेंगे, सैनिक जो होते हैं, नाइट जो सैनिक होते हैं एक तरह का, उनको देखेंगे। 9वीं सदी के यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना मतलब घोड़े पे पैदल सेना या घोड़े की सेना आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे, सैनिक कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे। किससे? तो लॉर्ड से। जिस प्रकार लॉर्ड जो सामंत होते थे, राजा के संबंध या लॉर्ड ने नाइट सैनिक को भूमि का एक भाग दिया, जो उसे क्या कहते थे? फिप कहा जाता था, याद रखिएगा। दिया, उसकी रक्षा करने का वचन दिया, ठीक है? उनकी रक्षा करने के लिए उन नाइट सैनिकों को वचन दिया। फिप के उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, इतनी दी गई थी, जिसमें नाइट सैनिक उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था भी शामिल थी। इतनी सुविधाएं, फैसिलिटी थी, समझ जाइए। सामंती मैनर जो होते थे, मैनर की तरह जो फिक की भूमि सैनिकों के लिए जो दिया गया था, कृषक जोतते थे, कृषक यानी किसान वगैरह भी जोतते थे। बदले में नाइट सैनिक अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था, टैक्स देते थे, ठीक है? युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का भी वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने के लिए नाइट जो होते हैं सैनिक प्रतिदिन अपना समय बार बनाने या घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल और अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे, ठीक है? सैनिक जो नाइट होते हैं अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, यानी और जो अभिजात वर्ग होते थे, बड़े बड़े शासक होते थे, बड़े बड़े मतलब अमीर लोग होते थे, रिच मैन, उनको भी दे सकते थे। पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी, क्योंकि लॉर्ड जो है उनको कुछ ज़मीनें दी गई थी। उन ज़मीन में बहुत सारी फैसिलिटियाँ भी दिया था, जो उनके खेतों को जोतने के लिए कृषक भी होते थे, किसान वर्ग भी होते थे, ठीक है? 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स यानी सेना की वीरता की कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, संगीतों के, और अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी, ठीक है? इस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियाँ क्या होता है तो पूछा जाता है। पांडुलिपि होता है दस्तावेज, एक तरह का होता था जिससे एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है? अधिक नहीं थी और घुमक्कर चारण बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक छज्जा होता था, संकरा, ठीक है? जहाँ मैनर के लोग भोजन के लिए एकत्रित होते थे और एक गायक दीर्घा होती थी। दीर्घा क्या होता है? एक गायक जो दीर्घा होती थी, ठीक है? जो कि संगीतों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी वो, ठीक है? प्रथम वर्ग जो थे पादरी, उनके बारे में देखते हैं। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिनमें वे टैक्स उगा कर सकते थे, ठीक है? इसलिए यह शक्तिशाली एक संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी, राजा के ऊपर नहीं निर्भर थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों
मार्गदर्शन जो है किसके द्वारा, बिशप जो पादरी से ऊपर वर्ग, उच्च वर्ग होते थे, पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग आते थे। ठीक है, अधिकतर गाँव में अपने चर्च हुए करते थे, जहाँ पर प्रत्येक रविवार को यानी संडे को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने के लिए सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। कब, तो संडे को। ठीक, इस तरह से इसको याद रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषि दास क्या होता है, कृषि दास जो होते हैं, कृषि दास केवल अपने लॉर्ड यानी लॉर्ड के चक्की के आटा पीस सकते थे या तरह तरह की कामें कर सकते थे, उन्हें कहा जाता था कृषि दास। प्रतिबंध या शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर, स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशप जो पादरी से ऊपर वर्ग होते हैं वे अभिजात यानी काफ़ी उच्च कुल के माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और शानदार महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक यानी मजदूर से उसकी उपज का 1/10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टैक्स के रूप में टिट कहते थे। इसको याद रखिएगा, ये पूछने वाली क्वेश्चन है। टिट कहा जाता था टैक्स जो लेते थे अभिजात वर्ग। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का, इनकम का एक स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नाइट द्वारा अपने सैनिक के द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीकों की नकल था। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक एग्जाम्पल था, जिसके द्वारा सामंती लॉर्ड वगैरह संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों के प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। भिक्षु क्या थे? भिक्षु की बात करें तो भिक्षु एक नियुक्त या जो होते थे वो पुरुष बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे। कुछ भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गाँवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें क्या कहते थे, एबी कहते थे। क्या कहते थे? काफ़ी एबी जो आश्रम, एबी का मतलब क्या होता है? आश्रम, याद रखिएगा। या मोनेस्ट्री क्या होता है? मठ करते थे, मठ जहाँ बैठते थे, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। मोनेस्ट्री के बारे में दिया गया है। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। ठीक है, अधिकतर मनुष्य की आम आदमी से बहुत दूर होते थे। सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ लगभग 529 में स्थित इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट्स था और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित कॉलोनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे क्या होता है? आश्रम होता है। आबे या भी रहते थे। समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुष को क्या कहते थे? मोंक, तथा स्त्री को नन कहते थे। मोंक किसे होते हैं? पुरुष होते थे। मोंक में पुरुष होते थे। नन में स्त्रियां होती थी। ठीक है, कहलाती थी। अब आबो को छोड़कर आबो जो होते हैं आश्रम को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रहते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थी। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुनियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय के बदकर मठ सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए, जिनमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। आबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतक था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह ग्रुप, जिन्हें फायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान में अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। देख सकते हैं इंग्लैंड के फाइनबरो में सेंट माइकल की बेनेडिक्टिन आबे आश्रम कितनी बड़े है, देख सकते हैं, विशाल है। आप लोग देख सकते हैं
बेनेडिक्टिन क्या थे? मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय होते थे। इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार थे। अध्याय 6 में थे कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। अध्याय 7 में क्या कहा गया? विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन करना। अध्याय 33 में किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 47 में आलस आत्मा का एक शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम यानी कठिन हार्ड वर्क और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। अध्याय 48 में था कि मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जल, चक्की, उद्यान बगीचा वगैरह कार्यशाला सभी उसकी सीमा के ही अंदर हो। पांडुलिपि पर कार्य करते हुए बेनेडिक्टिन भिक्षु का काष्ठ क्षेत्र देख सकते हैं। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त होने लगी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स ब्लाउमैन 1360 से 1370 ईस्वी में जब कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों यानी मजदूर वगैरह गरीबों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई और इंग्लैंड में भी चांसलर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी जिसमें भिक्षुणी नन जो होते थे महिलाएं स्त्रियां भिक्षु और फ्रायर का हास्यस्पष्ट चित्रण किया गया। चर्च और उनकी समाज कैसी थी, व्यवस्थाएं कैसी थी, इनको देखेंगे। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गई थी। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्म ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पंचांग जो थे पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान ले लिया था जो लंबी सर्दियाँ जो होती थी, लंबी सर्दियाँ के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप से इस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि की दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा, पर अब वे ग्राम के स्थान पर पेरिस एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों यानी छुट्टियाँ, हॉलीडे वगैरह जो होते हैं का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्होंने कोई काम नहीं करना पड़ता था। यानी लंबी ठंडी आ जाती थी, सर्दियाँ आ जाती थी। उनके जितने भी दायरे थे क्षेत्रफल उसमें अधिकतर जो है जंगल होते थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते थे। कृषि जो है बहुत कम में होती थी और ठंडी अधिकतर हो जाने से कृषि जो है उस पर इफेक्ट पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तरह तरह की पार्टियां होती थी इस टाइम में। ठंडी में कुछ वर्क ही नहीं था, खेती किसान सब कुछ बंद थे ठंडी में। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियां या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राएं पर भी जाते थे। दूर दूर तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला भिक्षु होते थे। ये देख सकते हैं इनके बारे में, भिक्षु के बारे में कहा गया। अप्रैल के महीनों में जब मधुवृष्टि होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेंट जाती है, जब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है जो कि उनिंद्र चक्षु में रात बिता देती है, इस तरह की प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है। जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु जो होते थे, इनके बारे में ये है। दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जेफरी चौसर 1340 से 1400 ईस्वी में द कैंटरबरी टेल्स इस काव्य कृति की रचना मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी। यहाँ उसका हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास किया गया। तीसरा वर्ग क्या था? किसान, स्वतंत्र और बंधक जो होते थे, कृषक होते थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं। अब हम लोगों के विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते हैं, स्वतंत्र किसान और सिर्फ हिंदी में कृषि दास कहा जाता था। सर्प अंग्रेजी की क्रिया
टू सर्व से बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। पुरुष जो होते थे वो नियम था कि अपने काश्तकार जो होते थे अभिजात वर्ग, उनको सैनिक के रूप में भी कुछ दिन काम करना पड़ता था। कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह 3 या इससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम में होने वाले उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेप कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी, बार बनाना, सड़कें व इमारतें, बार क्या होते हैं, बाउंड्री वगैरह जो होते थे उनको बनाना, सड़कें और इमारतों की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियाँ व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे स्त्रियाँ सूट काटते थे, सूट वगैरह रेशम के, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते, लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकाल कर मदिरा तैयार करते थे। इसके लिए साथ ही एक प्रत्यक्ष कर यानी टैक्स जो लेते थे, टेली था, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस टैक्स से मुक्त थे, देख सकते हैं। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो लॉर्ड के स्वामित्व में थी, उसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना, सामंत के आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि कृषिदासों की हानि हो सकती थी। सर्व केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, देख सकते हैं। उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़न में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार करते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु उसके लिए वह शुल्क भी लेता था। लॉर्ड जो होते थे उसके मनपसंद के ही शादी होती, अगर वो आशीर्वाद देते थे तो वो जिससे आशीर्वाद देते थे वो शादी करते थे। एक अंग्रेज कृषक 16वीं सदी का रेखांचित्र देख सकते हैं, ठीक है। कृषक किसान जो खेतों में हल जोतते हुए। इंग्लैंड की बात करें, सामंतवाद का विकास। सामंतवाद जो क्या था, एक जर्मन भाषा के फ्यूट शब्द से लिया गया था। इसका एक भूमि का टुकड़ा होता था। इसका अर्थ इंग्लैंड की 11वीं सदी में हुआ। 6वीं सदी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल, ठीक है, को पार कर इंग्लैंड की सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं के व्यापार में उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्राय युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिए। यदि लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे जिनसे वे सैन्य सहायता की उम्मीद करता था, वे राजा को कुछ नाइट यानी सैनिक के लिए बांट थे। शीघ्र ही वे नाइटों सैनिकों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसी राजा की करते थे। किंतु वे नाइटों सैनिकों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। 13वीं सदी के इंग्लैंड का हेवर दुर्ग देख सकते हैं। हेवर दुर्ग सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक क्या था, रिचर्ड? यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहाँ अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें कुछ थे जैसे पर्यावरण जो होते थे उसमें परिवर्तन धीरे धीरे मिला, धीरे धीरे लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि टेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और उन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं को बारी बारी से जांच करेंगे। पर्यावरण क्या थी उस टाइम में? 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग, यूरोप के अंतर्गत कौन कौन देश आता है पूछा जाता है? फ्रांस, इटली, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, जर्मनी, इन सबको ये सब देश आते। अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः सबसे ज़्यादा भाग जो थे वनों, बड़े बड़े जंगलों से घिरे हुए थे, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी।
सीमित में थी, कृषि इतना में करना है। इसके लिए साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहाँ से भाग कर वनों में शरण ले लेते थे। जब जो सामंत लोग, उनको लॉर्ड लोग जो है उनको अत्याचार करते थे, तो वो इतनी जंगलें थी, इतनी जो है अधिकांश जो पेड़ पौधे थे तो उनमें छुप जाते थे, घना वन होते थे, उसमें जाके कृषक अधिकांश जाके कुछ दिनों तक छुप जाते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे सर्दियाँ प्रचंड काफ़ी मात्रा में थी और लंबी अवधि की हो गई। फसलों का उपज काल छोटा हो गया, इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। 11वीं सदी से यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसतन तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव देखने को मिला। कृषकों जो होते थे, किसान को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई। फलस्वरूप कृषि भूमि का काफ़ी विस्तार होने लगा। भूमि का उपयोग कैसे करते थे? प्रारंभ में कृषि टेक्नोलॉजी बहुत आदिम किस्म की थी। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक जो होते थे टेक्नोलॉजी मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाली लकड़ी का हल होता था। जब प्रारंभ में जो थे लकड़ी का हल, समझ सकते हैं लकड़ी का हल कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये लकड़ी का था, तो ये लकड़ी का बना था, तो मान के चलिए तो ये मिट्टी को ज़्यादा खोद नहीं सकता था, ऊपर ही ऊपर चलता था, ये कमज़ोर होते थे। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को ही खुरच सकती थी, पृथ्वी की छोटी छोटी सतह को ही खुरच सकती थी, अंदर नहीं जा सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था, इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था। देख सकते कितनी मेहनतें करती होंगी, हाथ से खोदते थे, कितनी हार्ड भूमि को। इससे पता चलता है कि कितनी कष्ट थे उन लोगों के ऊपर। उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकताएँ होती थी, काफ़ी मेहनतें लगती थी, काफ़ी हार्ड वर्क होता था। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में और सर्दी का गेहूँ बोया जाता था, गेहूँ रबी फसल आता है, जबकि दूसरी भूमि जो होते थे को परती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस अवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगी और प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबी के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी इनकम को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। वो जो तरह तरह के उन पे आरोप लगाते थे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतनी अनाज चाहिए, टैक्स वगैरह बहुत तरह से परेशान किया जाता था। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मैनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियम अनुसार निर्धारित एक समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक का अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे, चूँकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके दास थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने से अधिक समय लगाने लगे, उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेगार से बचने लगे। चरागाह वन भूमि के कारण उनका उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा, काफ़ी मतभेद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक जो होते थे, मजदूर किसान, उसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली एक साझा संपदा मानते थे। इस तरह से हम लोग आगे जो है नई कृषि टेक्नोलॉजी को आगे हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है इसलिए आगे का प्रोसेस हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय